करे। बट ये इंतहाई गलत बात है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कंसेंसस से हुई, इमरान नियाजी साहब की जमात ने उनका नाम प्रपोज किया, हमने एक्सेप्ट किया। अब जब कंसेंसस से हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वो बुलाते हैं, वो सुनते हैं, और फैसला जिसके खिलाफ आना होता है वो मेरिट पे होता है, किसी कानून के तहत होता है, किसी ज़ाब्ते के तहत होता है। हल्का बंदियों के मामलात भी किसी कानून ज़ाब्ते के तहत हुए हैं। हमारा इतराज अपनी जगह पर, मगर बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का इदारा वो बिल्कुल गैर जानिबदार है। और अगर आपको गलती करेंगे, अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला हुआ तो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं करवाए, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव नहीं कराया। उसका एक तरीकेकार था, रूल्स के मुताबिक, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक एक तरीकेकार था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। अब आप अपना काम करते नहीं हैं और सारे गिले शिकवे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक तो इंतखाबात का इनकाद बर वक्त होना चाहिए, और हम मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं इलेक्शन कमीशन के इदारे पर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी। तमाम सियासी जमातें ये एतमाद का इजहार कर चुकी हैं और एक इज्जत एहतराम से इस मामले को आगे लेके चलना चाहते हैं। और मैं ये तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से गुजारिश करूंगा कि जब इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं तो आप अपनी तजावीज दें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराया जा सकता है और उसके इनकाद के लिए क्या लवाजमात हैं जो पूरे होने चाहिए। सबको बुला रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, गिले शिकवे सबको होते हैं, हमें भी हैं, मगर क्रेडिबिलिटी और गैर जानिबदारी पे कोई सवाल नहीं है और इत्मीनान का इजहार भी है। और मैं अब आऊंगा उस शख्स की तरफ जो अडयाला जेल में अपने जराइम की वजह से बंद है। वो मौसूफ देसी मुर्गी भी खाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। ये तो इसी तरह है कि किसी छोटे बच्चे को प्ले लैंड में छोड़ दिया जाए। वो तफरी भी हो रही है, वॉक भी हो रही है, और दूसरों को कहते थे मुंह पे हाथ फेर के कि मैं एसी उतार लूंगा, मैं दवाई बंद कर दूंगा, मैं खाना बंद कर दूंगा। मेन्यू की लिस्ट आती है, खत्म होने को नहीं आती। और जराइम ऐसे घिनौने हैं कि तोशा खाना के केस में कल नैब ने रेफरेंस दायर किया। अरबों रुपए के तहाइफ हैं जो चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेचे हुए हैं। और आगे से अगर तनकीद की जाए तो क्या कहते हैं, सबने तोशा खाना से तहाइफ लिए, सबने लिए, मगर किसी ने ये नीच हरकत नहीं की कि वो तहाइफ ब्लैक मार्केट में बेच के उससे मुनाफा कमा के उसको खा लिया जाए। लोग तहाइफ लेते हैं, अगर उल्फत मुगल जैसा दोस्त आ जाए उसको दिखाने के लिए कि ये देखें सऊदी अरब के बादशाह ने ये घड़ी दी थी, मेरी तो ये 25-30 हजार वाली है, मगर ये दिखाने के लिए कि जी ये मुझे फलां मुल्क के सदर ने तोहफा दिया था। लोग उसको अपने घर में सजा के रखते हैं इज्जत तकरीम के लिए, फखर के लिए कि हमारा ये मकाम था कि हमें किसी और दोस्त मुल्क के सरबराह ने ये चीज तोहफे में दी है। ये नहीं करते कि उसकी कीमत कम लगवाएं। 50 करोड़ की चीज है, कीमत 2 करोड़ लगाई, 1 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा कराया, 48 करोड़ रुपया खा गए। ये घिनौना कारोबार उसके जरिए करवाया जिसको इद्दत मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी। मुद्दत मुकम्मल नहीं होनी थी, हमें पता था, मगर इद्दत तो मुकम्मल हो जाती होती है। तो मुद्दत मुकम्मल ना करते मगर इद्दत तो मुकम्मल कर लेते। अब वो भी केस चल रहा है। अब आपको किसने कहा था इतनी जल्दबाजी करें? ओवन चौधरी गवाह है आपके दोनों निकाहों का। उसे जब पूछा जाता है वो बरमला इजहार करता है कि ये क्या मामला थे, कैसे हुए। अब वो भी केस रजिस्टर्ड है आपके खिलाफ। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पनामा को बहाना बना के कामा में निकाला गया, झूठे केस बनाए गए, अरशद मलिक की वीडियो आई, 3 साल की मेहनत वाली बात आई, प्रेशराइज किया गया, सब कुछ हुआ, निकला कुछ नहीं। इधर तो हैरत अंगेज इंकशाफात भी हैं, सबूत भी हैं, शवाहिद भी हैं। तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो रोना रोते हैं, मैं कहना चाहता हूं, कोई शख्स आज मर्डर करता है, रेप करता है, डकैती करता है, अगवा करता है, क्या उसको इस बिना पे छोड़ दिया जाए कि इसने इलेक्शन लड़ना है? तो ये जराइम सरजद हुए हैं, इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, हिसाब भी देना पड़ेगा। मलिक साहब जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मेनली अता साहब ने जो बात आपके साथ की है, इसकी एक बैकग्राउंड है, और इसकी जो बैकग्राउंड है वो इंतखाबात है। और अगर इंतखाबात किसी ऐसी वजह से
जो कि पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स ना हो, उसकी बुनियाद पर आप इंतखाबात को मुतनाज़ करें तो ये बड़ी नाजायज़ बात है। अब मेरी नज़र में पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स कौन है? अवाम पाकिस्तान है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक अपनी एक गैर मशरूत एक इलेक्शन कमीशन के साथ एक अपने उस मुआहदे की जो इलेक्शन कमीशन को आइन हक देता है कि आप इंतखाबात को फ्री फेयर करेंगे, इंतखाबात को मॉनिटर करेंगे, इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाएंगे, उसके लिए जो भी आपको इंतजामात करने होंगे इलेक्शन कमीशन उनको करेगा। और आइन इलेक्शन कमीशन को इसमें बेतहाशा इख्तियारात भी देता है और उसमें डिस्क्रेशन भी देता है। अब डिस्क्रेशन फेयरली इस्तेमाल हुई, यही इंतखाबात की फेयरनेस का एक तकाजा है कि जहां पर आपके पास फैसला करने का इख्तियार है और वो अपने एक आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, तो वो डिस्क्रेशन एटलीस्ट इस हद तक उनको ये हक देती है कि अगर जब आप दो फ्री कैन के दरमियान एक फैसला कर रहे हैं तो उस फैसले पर आपकी जो रैशनल है वो बेस्ड अपॉन लॉ हो, उसमें कोई आर्बिट्रेरीनेस ना झलकती हो और उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी बुनियाद पर बेजा तनकीद या कोई ऐसी तनकीद जिसको कोई रीजनिंग मिलती हो और वो को आगे मामलात को इस तरफ ले जाए जिसमें लगे कि कोई एक लॉप साइडेडनेस हुई है। मैं खुद बतौर पिटिशनर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गया, इलेक्शन कमीशन के पास गया, और मेरा बड़ा जायज मुतालबा था, मेरी नज़र में एक जायज मुकदमा था जिसको मैंने जाकर उनके सामने दरख्वास्त में पेश किया और उनको मैंने जाकर बताया। मैं मिसाल दे देता हूँ कि कसूर शहर है, उसको बतौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन कमीशन ने गलती से कसूर शहर को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। और यहाँ पर पंजाब में आप सब दोस्त गवाह हैं, एक तारीख है कि 2019 में लोकल गवर्नमेंट के लॉ को पीटीआई की गवर्नमेंट ने ख़त्म किया। 2022 में जब हमजा साहब आए तो एक लॉ की नई शक्ल आई, और फिर जब परवेज साहब आए तो उनकी गवर्नमेंट में एक नई शक्ल आ गई। उसके अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को यकसर ख़त्म कर दिया गया, मास वाइज 7 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के, और बाकी जगहों पर जिला काउंसिल्स बना दी गई। और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उन्होंने हल्का बंदी की बुनियाद ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बना दिया। तो मेरे लिए ये एक मसला था, मैं लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गया। जब इलेक्शन कमीशन ने मेरी इस बात पर मेरी बात को ना माना तो मैंने कोई तनकीद तो नहीं की, हालांकि हकाइक और कानून के मुताबिक एक पोजीशन थी। मेरे खिलाफ फैसला आया। पूरे पंजाब का सबसे बड़ा हल्का कसूर शहर का हल्का बन गया 5,11,000 पे, या दूसरी तरफ 4 लाख कुछ हजार पे पूरे पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो ये एतराज मेरा भी था, लेकिन इस एतराज पर हम हाई कोर्ट गए, वहां पर जाकर हमने अपनी बात की, फैसला रिमांड हुआ, नीचे चला गया, फिक्स नहीं हो पाया, लग ना पाया। इसी तरह से मेरा कौमी असम्बली की सीट के बारे में भी मौक़िफ़ था कि जिला कसूर की एक सीट बनती है, यानी जहां 4 हैं वहां 5 बनती हैं, और 4.51 पर मेरा केस सबसे बेहतर है। लेकिन मुझे वहां पर यह दिक्कत नजर आ रही थी कि इन्होंने जो भी सीटें कोटा अलॉट करना है आउट ऑफ 141 करना है। तो अगर 141 में से ये अब अगर मुझे एक सीट देते हैं तो या इनको झेलम में से काटनी पड़ेगी या पिंडी में से काटनी पड़ेगी, और फॉर्मूला के तहत अगर मैं और वो इक्वल फुटिंग पे खड़े हैं या उनके वोट्स, उनकी जो आबादी का तनासुब है मुझसे एक नुक्ता ज्यादा है, तो अगर सीट उनके पास, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने के लिए कोई ऐसी बात कह दूं जिसकी बुनियाद पर वो चीजें जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स भी नहीं है उनकी बुनियाद पर इंतखाबात मुतनाज़ा चाहिए जाए कि आप कहना शुरू कर दें, आप कह दें कि अगर अभी तक जितनी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, क्या मेरा एतराज नहीं था कि इमरान खान का ये जो केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, कितने साल तक वहां पर पेंडिंग पड़ा रहा, कितने साल तक? तो क्या मैं उस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर ये कह देता कि इलेक्शन कमीशन को डिफंक्शनल कर दें, खत्म कर दें इसको, आप इसको बिल्कुल रोक दें, काम करने से रोक दें? ऐसा नहीं होता, आपके एतराजात होते हैं। हम इस सूरत में जब इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो रहा है, मैं किसी बात पर अगर नाराज हूं इस बात पर कि मेरे हक में फैसला नहीं आया, तो किसी एक फ्रीक के हक में आना है, मेरे हक में नहीं आया तो स्टिल मुझे उस ऑर्डर्स के रैशनल को, उसकी लीगैलिटी को, उसकी फेयरनेस को, उसकी करेक्टनेस को मैंने गेज करना है और उसी को अपनी बुनियाद रखना है। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी उन तमाम फ्रीकैन से
कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स हैं वो मोतरज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एतराज़ नहीं है, मुस्लिम लीग का एतराज़ नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात आज एक दरख्वास्त लेकर गई है कि शेड्यूल को चंद दिन के लिए नॉमिनेशन पेपर्स के बढ़ा दिया जाए, इसी तरह एमक्यूएम को एतराज़ नहीं है। वो लोग जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो अवाम उन्नास को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर तहरीक इंसाफ के लोग रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुतल्लिक कोई एक एतराज़ लेकर हाई कोर्ट में गए थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा वो लाइव प्रोसीडिंग थी। मुझे आपका वक्त फॉर ब्रेविटी ऑफ थिंग्स ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसके बाद मेरा ख्याल है जो थोड़ी बहुत तहरीक इंसाफ के मुकदमे में बात थी कि इंतजामी अफसरान को लगा रहे हैं, इसमें शायद कोई लॉपसाइडेडनेस को, तो वन सेंटेंस वॉज सफिशिएंट टू निगेट होल दैट थ्योरी, और वो सारी जितनी एक मलिशियस कैंपेन की जा रही थी। और अब ये हम बिल्कुल कोई इलेक्शन कमीशन की खातिर बात नहीं कर रहे, या इस मकसद से नहीं कह रहे कि वहां पे कौन बैठे है और क्या सूरत है। हम उस एक अदारे की और इंतखाबात की सैंक्टिटी के लिए बात कर रहे हैं। इंतखाबात आपको एक तरफ जोम है कि आप मकबूल हैं और आप कहते हैं कि जी ऐसे है, मुझे एक तरफ ये जोम है कि मेरी बहुत बड़ी लार्ज वोटर सपोर्ट बेस है, एक तरफ दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को जोम है कि उसकी बड़ी लार्ज पॉलिटिकल सपोर्ट बेस है। तो फैसला तो इलेक्टोरेट ने करना है, हकमियत का हक अवाम पाकिस्तान के पास है। तो उस चीज को जिसने अवाम पाकिस्तान को हाकमियत का हक दे रखा है, उसको मुतनाज़ा करने की कोई भी कोशिश बिल्कुल नीदर इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्शंस होगी, ना मुल्क के मुफाद में होगी। तो हमारी ये बिल्कुल इसमें बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शंस के प्रोसेस को, या कोई कोजेंट बात है, कोई कोजेंट एविडेंस है, अगर आप कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स दुरुस्त नहीं हुई तो उसकी डिटेलिंग आनी चाहिए। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं मोहतरम जो पाकिस्तान बार काउंसिल में मेंबर बैठे हैं, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल के उन मेंबरान को इलेक्ट करने के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं वहां भी वोटर हूं, मैं बार काउंसिल का मेंबर भी हूं, लेकिन मैं समझने से कासिर हूं कि वो अमल जो कि एक बड़ा गैर मुतनाज़े होना चाहिए। अभी मैंने देखा शहजाद शौकत की स्टेटमेंट आ रही थी कि मैं आई एम नॉट पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। तो ये एक कहीं आप दानिस्ता या गैर दानिस्ता या ना समझते हुए या समझते हुए, मुझे नहीं इल्म, लेकिन कई इंतखाबात के अमल को ना दागदार कर बैठे। ये जब तहरीक इंसाफ ये लाहौर हाई कोर्ट में बाकिर नजफी साहब के सामने अपनी प्रोसीडिंग्स कर रही थी, तो तब हमने कहा कि कहीं इलेक्शन को कहीं डिरेल ना करवा बैठे। हमने तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी कहा, वो पिटिशनर्स को भी कहा, लेकिन फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया आपने सुना। आज इंतखाबात अपने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज एक तरफ लोग नॉमिनेशन पेपर्स ले रहे हैं, एक तरफ आप लाइक माइंडेड, और अब ग्रुपिंग वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि एक बार काउंसिल जिसका टिल्ट जो है वो किसी एक खास बार के धड़े के साथ है, वो खड़ा होकर एक बात कर रहे हैं, दूसरा एक बात कर रहे हैं कि कराची बार से कोई बात आ रही है या सुप्रीम कोर्ट बार से। तो प्लीज डोंट डू इट। हमारी आपसे दरख्वास्त है, एज बीइंग बार मेंबर्स हमारी आपसे दरख्वास्त है कि मुल्क के जमहूरी अमल को किसी तरह से, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा एंड ऑनरेबल बेंच ऑफ 3 मेंबर्स जो उन्होंने उस दिन बातें की, हमारे लिए तो वो बड़ी सैंक्टिटी रखती है। वी अबाइड बाय ईच एंड एवरी सेंटेंस व्हाट दे सेड। लेकिन चे जाए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इंतखाबात का अमल किसी तौर पर ऐसे नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ इतना रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल है वो उठाकर एक ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ले जो कि इसको मुताज़े कर दे। हैविंग सेड सो, उल्फत में अभी आपकी बात हम करते हैं, उल्फत करते हैं। जो दूसरी बात है वो जरा ज्यादा इससे अभी जो अता साहब कह रहे थे कि जराइम, देखिए मैं किसी सूरत भी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि क्रिमिनल एक्ट जो होता है ना, क्रिमिनल एक्ट आपका उस वाक्य के साथ नथी होता है जो मैं झूठ बोल सकता हूं। बिल्कुल आई कैन आपके सामने अपने मतलब के तहत कोई बात कर सकता हूं, चाहे हकाइक के ऊपर मबनी हो, लेकिन मैं उसके ऊपर अपनी एक राय रखकर मैं एक इनफरादी बात कर सकता हूं। बट वाकयात कभी झूठ नहीं बोलते। अगर ये वाकयात नहीं हुए, अगर अदालतों के ऊपर जत्थाबंद लश्कर कशी नहीं हुई, अगर रियासती अदारों के ऊपर जत्थाबंद लश्कर कशी नहीं हुई, अगर शोहदा के मुजस्मों को डंडों के साथ पीट कर आगे लगाकर उनकी बेहुरमती नहीं की गई, अगर बैंक्स को नहीं जलाया गया, अगर पुलिस को वारंट्स एग्जीक्यूट करते वक्त पेट्रोल बॉम्ब्स फेंककर
एक फसील बनाकर इंसानों की उसके अंदर मुसल्लह लोग खड़े करके, क्रिमिनल लोग खड़े करके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर सीधे फायर नहीं मारे गए, अगर बेतहाशा करप्शन 190 मिलियन पाउंड जैसी नहीं की गई, अगर बुजदार सरकार के वो मुकदमात जो कि हजारों की तादाद में है, वो हर महकमे के अंदर लूटमार का बाजार, कोजेंट एविडेंसेस के साथ जो मुकदमात कायम हो रहे हैं, एंटी करप्शन के ऑफिसर्स फाइल्स के साथ स्टैकअप हो गए हैं, भरे पड़े हैं, उनको अब मुझे उसके लिए कुछ 6, 8, 10, 20, 50 नए एंटी करप्शन बनाने पड़ेंगे जो उन मुकदमात की पैरवी कर सकें। अगर ये लूटमार का बाजार गर्म नहीं हुआ, अगर ये वाकयात जिसमें शहरी इमलाक, दिफाई अदारों की इमलाक, बैंक्स की प्रॉपर्टीज, एम्बुलेंसेस, अगर ये इनको जलाना सबको जराइम नहीं है तो फिर जराइम क्यों होंगे? और अगर इस पर लोग पकड़े ना जाएं तो क्या किया जाए? ये जैसे अता कह रहे थे, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड सिटीजन एंड बैड सिटीजन। अच्छे शहरी और बुरे शहरी का फर्क है। इंतखाब गुड सिटीजन का राइट है। जिस शख्स के ऊपर मुकदमात हैं, जिस शख्स के ऊपर जजमेंट्स हैं, जो शख्स डिस्क्वालिफाइड है, जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन, ये दर्स हमने 8 साल सुना। हम कहते थे एक बेबुनियाद झूठा मुकदमा है। उनके जाती कारोबार हैं, जो शरीफ फैमिली के अपने बिजनेसेस हैं, उनके अंदर से आपने उनके ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, एफबीआर के मामलात को उठाकर आपने कह दिया है कि ये जी इनके ऊपर आप आके वजाहतें दें, और उन्हीं पर मुकदमात कायम कर दिए। मुस्लिम लीग के किसी बंदे के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा नहीं था जिसके अंदर किसी स्टेट एक्सचेकर के मिसयूज का कोई झगड़ा हो, लेकिन फिर भी मुकदमात थे। और 8 साल ये दर्ज था, और खासकर इमरान गवर्नमेंट में ये दर्ज था। लोग आ कहते थे जो कोर्ट्स कह रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन कह रही है अपने। सो हैविंग सेड सो, मेरा ये ख्याल है कि आप इसमें इलेक्शन कमीशन को अपने इस नेफेरियस डिजाइन्स में प्लीज इसके अंदर इंडल्ज ना करें। अच्छा सर, दोनों आप शख्सियात, दोनों जो है मोहतरम शख्सियात, आप कानूनदान हैं। बार कौंसिल आइन को प्रोटेक्ट करती है, आइन की तशरीह करती है और उसके लिए बाहर निकलती है। इलेक्शन एक आइनी प्रोसेस है, किसके इशारों पर इसको रोका जा रहा है? और दूसरा ये कि क्या आप समझते हैं कि बार कौंसिल इसमें डायरेक्ट पार्टी है, वो रजिस्टर्ड है सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, कि उनके राइट्स मुतासर हो रहे हैं? नहीं, मैंने तो इसीलिए आपसे कहा कि जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और दूसरी जो मेन स्टेक होल्डर है वो इलेक्टोरेट पब्लिक खुद है। तो ये मोतरज होना एक अदारे का, जो पाकिस्तान बार काउंसिल का ये इलामिया जिसमें ये कहा जाना कि इंतखाबात, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, दोस्ती है, मेरे भाई हैं, अगर मुझ पर कोई मुकदमा होता है तो मैं फौरी उन साहिबान के पास जाता हूं जो पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठे। लेकिन मैं यहां ये समझ रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ये ज्यादती होगी कि अगर ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह के सवालात उठाएं और जिनकी कोजेंट रीजनिंग नहीं है, और इस तरह किसी एक शख्स को हरफ तनकीद बनाया जाए फॉर नो रीजन। राजा साहब के ऊपर ये एतराज उठाएं, किस लिए उठाएंगे? क्या कोई एक मुकदमा, मैंने आपको बताया मेरे मुकदमे की सिमिलैरिटी है, मैं तो एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट हूं। अगर वो सीट कसूर में बढ़ती है तो मैं, अल्लाह का शुक्र है, अपने दोस्तों के एतमाद की बुनियाद पर वो सीट अगर मिलती है तो मैं लड़ भी सकता हूं और जीत भी सकता हूं। तो मेरा तो एक बड़ा बेसिक राइट इन्फ्रिंज होता हुआ मैं हाई कोर्ट में गया, लेकिन अगर मुझे रिलीफ नहीं मिला, मुझे रोज मैं हाई कोर्ट में जाता हूं, अगर मुझे मुकदमे में रिलीफ ना मिले तो मैं क्या उस अदालत के ऊपर इज़्ज़त एतमाद कर दूं? क्या मैं उसी वक्त इमरान खान बन जाऊं कि जो मुझे रिलीफ नहीं देता उसके ऊपर मैं लड़ता हूं? साहब ये बताइएगा कि इंसान बनना बेहतर है। पटियाला में मौजूद आप दोनों कानूनदान हैं, क्या कानून इस बात की कहीं पे इजाजत देता है कि वो जेल में रहकर भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? उन पे देखें, जो तोशा खाना में उनकी कन्विक्शन हुई है, उनको सजा दी गई है। सजा की मुअत्तली के साथ आपकी कन्विक्शन खत्म नहीं होती जब तक उस केस की फाइनल अपील डिसाइड ना हो जाए, कोर्ट आपको बरी ना कर दे। बरीयत से पहले तक के जितने भी स्टेप्स हैं कानून की नजर में, उन तमाम स्टेप्स का मतलब यह है कि क्योंकि आपको सजा हुई, आप कन्विक्ट हुए, कन्विक्शन की बरकरार होते हुए आप इलेक्शन से डिस्क्वालीफाइड हैं, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मलिक साहब ने कहा कि मैं इमरान खान बन जाऊं, मैंने कहा आप इंसान ही बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने अभी बात की कि बहुत ज्यादा दरखास्तें आ रही हैं हर हल्के के अंदर। अगर 5-5, 6-6 दरखास्तें आ रही हैं तो इस जो लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग को मिली हुई है, हर शख्स नून लीग से इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो बाकी एक को सीट मिलेगी, बाकी मुकाबले पे आ जाएंगे, फिर कैसे सेटल करेंगे चीजों को? अच्छा, बस शुड आई बता सकता हूं प्लीज? अच्छा देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये
जो एक हर हलके में मुस्लिम लीग क्योंकि एक बहुत बड़ी इलेक्टोरल बेस रखती है, मुस्लिम लीग का पंजाब में, बाकी सूबों में भी, कहीं केपी में, हज़ारा में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप देख सकते हैं एक बड़ा प्रिंट है जो वी लैक फॉर अ सर्टेन रीज़न। सिंध में मेरी नज़र में पार्टीज़ की रीजनल सपोर्ट बेस अच्छी नहीं होती। मुस्लिम लीग को सिंध में अपना होमवर्क करना चाहिए, पूरे जोर से करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को पंजाब में करना चाहिए, या सो ऑन गोज फॉर ऑल अदर पार्टीज। तो ये जितने ज्यादा उम्मीदवार हैं उससे उतना फायदा पार्टी लीडरशिप को होता है टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर कोई अपना पर्सपेक्टिव देता है, उससे अपनी पार्टी लीडरशिप अपना फैसला करने में उनको बड़ी कन्वीनियंस होती है। तो द मोर द एप्लीकेंट्स आर द बेटर इट इज। और मुस्लिम लीग की खूबसूरती ये है कि जब जमात फैसला करती है तो मेरे जैसे कारकुन चाहे वो किसी के फैसला कर दें, मेरे हल्के में किसी और को टिकट दे दें, दामे दरमे सखने हमारी अपनी जमात की लीडरशिप के साथ एक गैर मशरूत अतात है। वो फैसला कोई भी करेंगे, हम जितने लोग यहाँ दरखास्त देंगे जो फैसला करेंगे हमें वो सर आंखों पर होगा। बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन ये फरमाइएगा कि आपने चीजों की निशानदी की थी जिसका इमरान खान की तरफ से एलिगेशन है। 16 माह आपकी हुकूमत रही मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की, कोई ऐसा कानून साजी या एग्रीमेंट जो चल रहे थे वो ऐसे पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके कि जो करप्शन पे इल्जामात लगाते थे 4-4 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक लंबी चार्जशीट आपके खिलाफ जारी की जाती थी, लाइक शहजाद अकबर एंड कंपनी जो भी है, तो उनको आप लाने में नाकाम रहे। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक शख्स को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। अगर ऐसा था तो आप उसको क्यों लाने में कामयाब नहीं कह रहे? दूसरा, सीट एडजस्टमेंट पर आप क्या फार्मूला रखेंगे? क्योंकि एमकेएम भी कह रही है अभी फाइनल नहीं हुआ, मुस्लिम लीग काफ कह रही है अभी फाइनल नहीं हुआ, और दीगर जो सियासी जमातें हैं, तो वो आप खास कर बलोचिस्तान आप कह रहे थे बहुत बड़ा मार्का, वो तो डिसाइड हो गया, सरफराज साहब निकल गए। अच्छा देखिए हसन, मैं थैंक यू आपने बात की और इत्तेफाक से ये आपने की तो मैं आपसे कह दूं ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर कोई मेरा दोस्त इवन ऑन टीवी पे बैठ के कोई गलत प्रोग्राम कर दे तो मैं उसको कल्पेबल नहीं कर सकता। हमारे जो लॉज हैं वो लॉज डेफामेशन के, हमारे लॉज जो एक टॉर्ट लॉज में कुछ चीज़ें मिल सकती हैं वो हमारे मुल्क में नहीं है ऐसे, और बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, ये दुरुस्त होना चाहिए। अगर कोई मलेशियस विदाउट फैक्ट्स कोई गलत बातें करता है तो उसको कानून के कटहरे में आके सजा मिलनी चाहिए, ये दुरुस्त है। और चाहे वो कोई भी हो, वो कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, मैं हूँ, वो कोई मीडिया पर्सन हो, चाहे आप हो, होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये 16 माह जो गुजरे जिसमें आप जिसकी तरफ आपने इशारा किया, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स अनर्थ हुए। मैं आई विल गिव फुल क्रेडिट टू अता साहब, मैं इनका काफी हद तक इनका मदा भी हुआ हूं। कैसे? ये एक दिन बात कर रहे थे किसी पब्लिक स्पीच में, तो कह रहे थे कि शहजाद अकबर याद रखना जो तुम कर रहे हो कल। मैंने कहा यार आपका और उसका बड़ा फर्क है, आपके शिजरे के फर्क है, आप वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन स्टिल ही हैज डन अ ग्रेट होमवर्क, और उनकी बहुत बड़ी इन्होंने एक तफसील चोरियों की पकड़ी है, बहुत बड़ी तफसील है, अरबों रुपए की होशरबा तफसीलात है, और उसमें से जो कुछ अभी आ रहा है वो तो भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जब आप तफसील देखेंगे। बहुत शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस की अपनी एक बार कॉन्फ्रेंस की अपनी एक तारीख रही है, वो कभी आपकी पॉकेट में होती है, किसी और पॉलिटिकल पार्टीज की पॉकेट में होती है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो जा रहा वक्त गेट नंबर 4 की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है बार कौंसिल के वाले? नहीं ऐसा नहीं। मुझे तो सिर्फ गेट नंबर 4 सर्विसेज हॉस्पिटल का पता है, आप पता नहीं किसकी बात कर ऐसा बिल्कुल नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।